यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप टेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 20 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ टेस्ट ये, राइट। तो यहाँ पर इसका पहला टेस्ट है, ठीक है। तो पहला टेस्ट है, यहाँ से मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ से आपका देखो पहला पार्ट में पार्ट 1 तक मैं आपको डिस्कस करूँगा, जिसमें पार्ट 1 में आपके 50 क्वेश्चन तक होंगे, राइट। और पार्ट 2 में आपको 50 क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके जितने भी टेस्ट आएंगे दृष्टि के मेंटरशिप टेस्ट, वो सब आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दूंगा, राइट। यहाँ पे कोड देख रहे हो जैसे कि लिखा है 2501, ठीक है। तो यहाँ से अगला जो आएगा 2502 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्वेश्चन के आपके क्या क्वेश्चन पूछे हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ से पहला बोल रहा है, इसमें राज्य के निचले तत्व, संसदीय प्रणाली और मूलाधिकार, इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर सही सुमेल मैच कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा हुआ यहाँ से जो हमारा मैच कर रहा है, ओनली पहला, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ये संसदीय प्रणाली जो हमारी है ये ब्रिटिश संविधान से उतार ली गई, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका। मूलाधिकार आपका यूएसए से, अमेरिका से, ठीक है। तो आपका यहाँ से ब्रिटेन नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1। सेकंड क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें व्यक्तियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें रेट जारी करने की शक्ति शामिल होती है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये प्रावधान न्यायालयों को इन अधिकारों को प्रवर्तन के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसी रेट जारी करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के तहत याचिकाओं पर जो विचार करने से मना कर सकता है, ठीक है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के तहत याचिकाओं पर विचार करने से मना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा वाला, ये गलत हो जाएगा। चौथा, संविधान उपचारों का अधिकार अवर न्यायालयों में अन्य विधिक विकल्प ना होने के बाद ही उपलब्ध होता है, ठीक है। क्या चौथा हमारा गलत है? क्योंकि इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 32 में हो सकता है कि जो हमारे उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, इसके अवर न्यायालयों के जो अन्य विधिक विकल्प होते हैं उसके यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 सिर्फ यहाँ पर सही है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला बोला यहाँ पे भारत के राज्यों के द्वारा सभी धर्मों के समान महत्व दिया जाता है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, कुछ परिस्थितियों में राज्य धार्मिक प्रथाओं में प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड में हमारा यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, भारत एक आधिकारिक राजधर्म है, ये गलत है हमारा, ठीक है। क्योंकि संविधान में ये परिलक्षित होता है कि भारत में किसी भी आधिकारिक राज्य को धर्म की मान्यता नहीं दी गई, तो हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संविधान के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है, इसमें इस सरकार जो है इसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। यह बोल सकते हो इसमें सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लग जाता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा इसका। दूसरा, इसमें सभी नागरिकों को असीमित स्वतंत्रता क्या है? मिलती है यहाँ से, ठीक। सेकंड हमारा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारा जो सेकंड रहेगा ये आपका गलत है, क्योंकि हालांकि संविधान के जो नागरिक हैं उसको असीमित स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है, ठीक है। संविधान द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, नैतिकता, दूसरों के अधिकार की रक्षा करती, ये सब यहाँ पर इसके अधीन होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा देखते हैं, यहाँ से पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, ये सरकार को समाज की सामूहिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तीसरा क्या करेक्ट होगा? चौथा, ये विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, चौथा भी हमारा करेक्ट है। तो हमारे कौन सा करेक्ट है? 1, 3, 4। दूसरा हमारा क्या था? गलत था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का जो हमारा स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका, ये था बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसके अलावा संविधान द्वारा सामाजिक जो समन्वय और संघर्ष समाधान के लिए नियम प्रदान करने के लिए पर जो विभिन्न समूह हैं उसके बीच संघर्ष को हल करने के लिए यहाँ पर तंत्र स्थापित किया जाता था। अगला देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इसको देखते हैं। इसमें बोला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कानूनी प्रावधानों पर आधारित है और इसका नैतिक मूल्य पर कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला हमारा स्टेटमेंट रहेगा 6वें का, ये गलत है, क्योंकि संविधान जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को महसूस करना चाहता है, जिनमें राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक दोनों के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, राइट। सेकंड हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है।
पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो हमारा सिर्फ सेकंड वाला सही है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक निकाय जो लोगों की ओर से निर्णय लेता है, ठीक है, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये बताना है कि सरकार की अवधारणा का एक सही वर्णन कौन सा कर रहा है, ठीक है। ये निकाय की जो है लोगों को उस ओर से निर्णय लेता है, राइट, पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि कानून बनाना, नीतियों का निर्माण करना, ये सब निर्णय लेता है, करेक्ट हो गया। ये निकाय जो केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन करता है, सेकेंड हमारा यहाँ से जो है वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सरकार की अवधारणा ऐसे निकाय से है जो वर्णित कर सके, जो लोगों की ओर से निर्णय लेने की, जो समाज के कल्याण को सुनिश्चित कर सके, ना कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रावधान, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, एक निकाय जो कानून की व्यवस्था बना रखता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। चौथा, एक निकाय जो नागरिक कल्याण के लिए उत्तरदायी, ये भी करेक्ट है। तो तीन हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 3 और 4, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 8वें का हो जाएगा यहाँ से आपका। देखो, ये जो सिर्फ सही वर्णन कर रहा है, ये कर रहा है आपका, ये समाज में सत्ता के आवंटन के लिए मौलिक जो नियम है उसमें एक समूह बनाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी जो हमारा है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संविधान शासन के लिए एक संरक्षित ढांचा स्थापित करता है, कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका है उसके बीच शक्ति का वितरण करता है, ठीक है, और एक संघीय प्रणाली बनाता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकार साझा करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से ओनली बी, केवल 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, कुछ क्वेश्चन यहाँ से ब्लर दिख रहे हैं थोड़े से, तो ये थोड़ा सा आप जो 720 पिक्सल वहाँ से देखेंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। तो जितना हो सकता है मैं उतना क्लियर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। 8वें का हमारा आंसर क्या बताया मैंने, 8वें का आंसर हमारा था बी, ठीक है। 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य कार्य के रूप में सबसे सटीक वर्णन कर रहा है, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का हमारा, ये लोगों की आकांक्षाओं क्या है व्यक्त करता है, ठीक है। ये क्या लोगों की आकांक्षा है, उनको क्या व्यक्त करता है, तो हमारा आंसर इसका सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारा है प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो मूलभूत मूल है उसको व्यक्त करता है, जो भारतीयवादी के सामूहिक लक्ष्यों को प्रतिनिधित्व करती है। और हम भारत के लोग, ठीक है, जो हम भारत के लोग यहाँ पर इस बात पर जोर देता है कि संविधान नागरिकों से अपना अधिकार प्राप्त करता है, राइट। तुम्हारा आंसर 9वें का सी। 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन क्षैतिज शक्ति साझाकरण का एक उदाहरण है, राइट। करेक्ट आंसर जो हमारा 10वां है यहाँ से इसका हो जाएगा, ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये हमारी शक्ति क्षैतिज जो साझाकरण है इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 10वें का सी। 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सत्ता के बंटवारे के दबाव के समूह की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सबसे अच्छा जो वर्णन करता है हमारा दबाव समूह की भूमिका को लेके, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, वे राजनीतिक शक्ति के धारण के बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया से क्या प्रभावित करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से 11 का सी हो जाएगा, क्योंकि दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति धारण किए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और सत्ता के बंटवारे को महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है, ये राइट। उनका मुख्य उद्देश्य पैरवी करके, अभियान आयोजित करके, जनमत जुटा करके इसके लिए यहाँ पर इसको आकार देता है, ये ठीक है। तो आंसर हमारा सी। 12 नंबर देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा सामान्य विधि का प्रयोग करके संशोधित यहाँ पर किया जा सकता है, राइट। पहला से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है क्योंकि मौलिक अधिकारों को सामान्य जो विधि द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, पहला गलत हुआ। दूसरा, वे राज्य की कार्रवाई से सुरक्षित है और न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है, दूसरा करेक्ट है। तीसरा, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रबंधों के अधीन हो सकते हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएंगे, 2 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का बी। अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित कर रहा है ये देखते हैं 13 नंबर में। यहाँ से देखो, पहला बंदे प्रत्यक्षीकरण, गैर कानूनी हिरासत में लिए गए जो व्यक्ति है इसको रिहा करना, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, सही सम्मिलित है। दूसरा, परमादेश, ठीक है, परमादेश क्या होगा, ये हमारा गलत है क्योंकि ये जो बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्रवाई को आदेश देने से रोकना, ठीक है। परमादेश किसी न्यायालय द्वारा रिट जारी है करने का एक सार्वजनिक अधिकारी या निकाय रूप से उसको कर्तव्य निभाने का आदेश देता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं, उत्प्रेषण, किसी मामले में अधीनस्थ न्यायालय के जो उच्च न्यायालय है उसमें स्थानांतरित करना, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। 14 नंबर,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, तो 14 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जबकि वे राज्य के जो विधि व्यवस्था है उसके लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमारा गलत हो जाएगा। उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट है, पहला गलत है। तीसरा, सभी स्थितियों में मौलिक अधिकारों पर उन्हें वरीयता मिल सकती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संघर्ष मामले में न्यायपालिका में लगातार यह माना जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे लागू करने या लागू होने योग्य और कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, यहाँ से सी हमारा 14 का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, 15 नंबर यहाँ से क्वेश्चन इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो है उसके निर्वाचन क्षेत्रों का रक्षण के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर जो 15 नंबर है यहाँ से इसका हो जाएगा आपका परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग भारत एक महत्वपूर्ण निकाय जो चुनावी क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करने और उनका अनुसूचित जाति हैं जनजाति हैं उनके लिए सीटों की जो आरक्षित है उनके करने के लिए जिम्मेदार ये होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। परिसीमन आयोग के बारे में देख लेते हैं कि परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय निकाय है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया था और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा काम करता है, मतलब राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, तो गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये जो भारत के राष्ट्रपति उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर ये सहयोग से काम करता है। उसके आंसर बी। 16, भारतीय संविधान के संबंध में भारत को राज्य के संघ के स्थान पर राज्यों को परिसंघ क्यों कहा गया है? इनमें चारों में बताना क्यों कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया क्योंकि देखो यहाँ जो शब्द है संघ शब्द को प्रदर्शित करता है, क्योंकि राज्य संघ से अलग होने का यहाँ पर अधिकार इसको नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संविधान जो हमारा है राज्यों का संघ वाक्यांश का सारांश सम्मिलित करके संघ की जो अविभाज्यता है उस पर बल दिया जाता है। राइट, तो आंसर हमारे यहाँ से 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर यहाँ से, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र प्रणाली अर्ध अध्यक्षीय है? ठीक है, किस राष्ट्र की जो प्रणाली है अर्ध अध्यक्षीय? करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा हमारा फ्रांस। ठीक है, अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली सरकार का एक रूप जो राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली दोनों को पहलू को शामिल करता है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रांस में होगा। ठीक है, इस प्रणाली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शामिल होते हैं, जहां राष्ट्रपति प्रायः राज्य का प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सर्वोत्तम गारंटी देती है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 80 नंबर का। यहाँ से ये रहती है, राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के अनुसार जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और कुछ मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये है हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो सर्वोत्तम गारंटी यहाँ पर देता है। राइट, ये दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि जो नियुक्तियाँ करते समय राजनीतिक प्रभाव या निष्ठा के बजाय कानूनी योग्यता का अनुभव ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो बी हमारा 18 का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बोला, इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो चुनाव प्रणाली है उसमें प्राथमिक कारण क्या है कि पार्टी कम वोट लेकिन विधायिका की अधिक सीटें सुरक्षित कर सकती है? ठीक है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा 19 का ये हो जाएगा आपका, बहुमत ना होने की स्थिति में भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। तो हमारा ये क्या है, फर्स्ट जो पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली, इसमें प्राथमिक कारण यहाँ पर ये है। इसी वजह से क्या है, एक पार्टी कम वोट है लेकिन फिर भी यहाँ पर सुरक्षित अपनी सीटें को कर सकता है। ठीक है, तो हमारा 19 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन स्थितियों में की ओर ले जाता है जहाँ पर एक दल कुल वोट शेयर से कम प्रतिशत के साथ अधिक सीटें जीत सकता है, जैसा कि वर्ष 1984 में। ठीक है, वर्ष 1984 था, उसमें लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि जहां कांग्रेस पार्टी केवल 48% वोट थे। ठीक है, कांग्रेस के केवल 48% वोट थे और 415 सीटें जीती थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन मतों की कुल अनुपात ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व में हुआ था। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर न्यूज़ में था और ये याद रखना है। 19 का बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है, राज्यसभा में शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, देखते हैं इसको 20 नंबर को। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, धन विधेयक राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहला हमारा गलत है, क्योंकि धन विधेयक जो हमारा है ये राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी शक्तियाँ सीमित हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इसके पास धन विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार नहीं होता है, गलत हो गया। इसमें उपराष्ट्रपति को पद पर हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति होती है। ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट है। तीसरा, राज्यसभा संसद
को राज्य सूची के मामलों में कानून बनाने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चौथा, संविधान में संशोधन केवल इसके द्वारा ही पारित किया जा सकता है। राइट, चौथा क्या होगा? चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और जिसका अर्थ है कि राज्यसभा के लिए ऐसे संशोधन पारित नहीं कर सकते। तो ये गलत हो गया। गलत कौन सा? पहला और चौथा। तो हमारा सही कौन सा है? 2 और 3 पूछा सही है, तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। 21, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। समितियां केवल संसद सत्रों के दौरान ही कार्य करती हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो पहला गलत है, क्योंकि ये उन्हें विस्तृत जांच करने की अनुमति देता है, जो समय की कमी के कारण नियमित संसदीय जो सत्र हैं उसके दौरान यहाँ पर हमेशा संभव होता है। ठीक है, तो हमारी पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, समितियां बिलों की समीक्षा करती है और सिफारिशें कर सकती है। राइट, सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट, संयुक्त संसदीय समितियां जेपीसी जो हमारी होती हैं स्थायी निकाय हैं। ठीक है, क्या है ये? स्थायी निकाय। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि संयुक्त जो हमारी संसदीय समिति जिसको बोलते हैं ज्वाइंट जो हमारी कमेटी होती है, ये स्थायी नहीं होती हैं। ये विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित किए जाते हैं, जैसे कि वित्तीय घोटाला जांच करना। ठीक है, या विशेष जो विधेयक उसका अध्ययन करना, तो उसके लिए। तो हमारा यहाँ पे ये तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, स्थायी समितियां बजट की जांच के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट क्या? चौथा हमारा करेक्ट होगा। सही कौन कौन सा है? 2 और 4 पूछा गया, सही पूछा है, तो 2 और 4 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता कौन सा गलत है, तो 1 और 3 हमारा आंसर आता। ठीक है, तो 21 का हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। 22 नंबर देखते हैं यहाँ से। 22 है, भारत के संसद की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। भारत में संसद वार्षिक वित्तीय विवरण के बजट के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण बनाए रखता है। ठीक है, तो 22 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, दूसरा, बजट पारित होने के बाद सरकार के व्यय की जांच संसद में कोई भूमिका इसमें नहीं होती है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसकी यहाँ पर सूचना प्रदान कर सकता है और जाँच कर सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर संसद द्वारा महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, जो कि एक महाभियोग की प्रक्रिया की जा सकती है किस आर्टिकल के तहत? ये कर सकता है आर्टिकल 61। ठीक है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाने के लिए यहाँ पर प्रावधान 124 में इसको किया गया है। तो हमारा 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हो जाएगा बी स्टेटमेंट यहाँ से। 23 नंबर, दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, देखो दल बदल के बारे में कौन सा इसमें सही है ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इसे कानून के संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा यहाँ पर 85 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट, पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, संसद के पीठासीन अधिकारी के पास दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता निर्णय लेने के अंतिम अधिकार होता है। राइट, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सोचने वाला है, ये क्या होगा आपका, ये सोचना है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये राज्य जो हमारे संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं उनके बल्कि विधानसभा पर भी यहाँ पर लागू होता है, जिससे निर्वाचित जो विधायी निकाय हैं उसके स्तर पर भी लागू करता है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा, पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। क्या ये सही है? हाँ, तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि दल बदल विरोधी मामले में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन न्यायालय में उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायालय में फैसला सुना सकता है। हालांकि विधायी प्रक्रिया के अंदर जो हमारा होता है इसका अध्यक्ष निर्णय अंतिम लेता है। ठीक है, तो हमारा आंसर चारों करेक्ट है, डी। 24 नंबर, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन बताना है कौन सा सही है? न्यायाधीश वेतन और भत्तों के लिए कार्यपालिका या विधायिका पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, संसद न्यायाधीशों के आचरण तब भी चर्चा कर सकती है जब उसके निष्कासन की कार्रवाई चल रही होती है। ठीक है, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि संसद सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उस पर कार्रवाई तब तक चर्चा करने की अनुमति नहीं होती जब तक उसमें कोई औपचारिक या प्रक्रिया आरंभ नहीं हो जाती है। तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड है तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद में साधारण बहुमत या कदाचार क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तीसरा क्या? तीसरा गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124, ठीक है, 124 का आपका 4, राइट, ये बताता है कि न्यायाधीशों को केवल एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, जिसकी साधारण बहुमत या विशेष बहुमत दोनों के लिए यहाँ पर 2 तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। ओनली हमारा 1 करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, और देखते हैं स्टेटमेंट है क्या इसमें। हाँ, सिर्फ एक ही यहाँ पर करेक्ट है और दोनों गलत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 24 का सी। ठीक है, 25 देखते हैं। भारत के में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यदि प्रधानमंत्री, ठीक है, यदि किसी भी दल का लोकसभा के स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है
तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करने के लिए अपने विवेक पर प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो 25 का यहाँ पर स्टेटमेंट देखो, पढ़ने में ही समझ आ रहा है कि स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। कुछ कुछ देखो स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने पे ही समझ आ जाते हैं कि सही बात बोल रहा है वो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर समझ आ रहा है कि एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा, लोकसभा में बहुमत हासिल न होने पर राज्यसभा में सबसे बड़े दल का नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राज्यसभा का कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। ये गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात लोकसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करना होता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। चौथा, यदि लोकसभा में किसी दल का बहुमत नहीं मिलता है तो भारत प्रधानमंत्री लोगों द्वारा प्रत्यक्षता चुना जाता है। ये गलत है, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। दो गलत हैं, 2 और 4, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3, मतलब ए। ठीक है, 25 का ए यहाँ से करेक्ट है। 26 देखते हैं, भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के उल्लिखित एक स्पष्ट प्रावधान है। ठीक है, तो 26 के यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्याय कानूनों की समीक्षा तभी कर सकता है जब वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जबकि न्यायपालिका हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों की समीक्षा करती है और इसकी शक्तियाँ व्यापक हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की जो है हमारा इसकी समीक्षा करेगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा, न्यायिक समीक्षा की यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून संविधान के प्रावधानों का पालन करते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही पूछा है। यहाँ 27 क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की संरचना और अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मामलों को एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय के स्थानांतरित करने का अधिकार यहाँ पर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जिला अदालतें मुख्य रूप से गंभीर आपराधिक अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या है, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार के बहाल करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति होती है। 226 आर्टिकल के तहत यहाँ पर होती है, तो आपको ये भी करेक्ट है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के बीच विवादों को प्रत्यक्ष सुनवाई कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि राज्यों के बीच विवाद की सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे मामले में सीधा प्रबंधन करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 हमारे यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर, भारत में न्यायिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने की कौन सा सही होगा। ठीक है, जनहित याचिका PIL उन व्यक्ति को अनुमति देती है जो प्रत्यक्ष और तौर पर पीड़ित नहीं है, उन लोगों की ओर से मामले दर्ज करने की अनुमति देते हैं जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, न्यायिक सक्रियता जो है न्यायपालिका के प्रबंधन के बिना विधायिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। राइट, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि न्यायपालिका की सक्रियता जो हमारी है उसमें सरकार की अन्य शाखाओं में कार्य करने का अतिक्रमण करने या नियंत्रित शक्ति प्रदान करने में यहाँ पर शक्ति नहीं करती है। ठीक है, ये संवैधानिक सीमाओं के भीतर संचालित होता है और कभी कभी जो है कार्यों के अंतर धुंधला क्या कर सकता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ से। तीसरा, भारत में न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों को उनके पारंपरिक दायरे से विस्तारित किया जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, जैसे कि उनके क्षेत्र के शामिल करने का अधिकार और मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार कर सकता है। ठीक, करेक्ट हो गया। जनहित याचिका के मामले में समाचार, ठीक है, समाचार पत्रों पर रिपोर्ट या प्रतिबंधित नागरिकों द्वारा न्यायालय पर भेजे गए पत्र पर आधारित हो सकते हैं। ठीक है, चौथा भी हमारा करेक्ट है। तो देखो चौथा करेक्ट है, तीसरा और पहला। ठीक है, चौथा, तीसरा और पहला, दूसरा गलत है। तो 1, 3, 4 हमारा हो जाएगा ए नंबर में आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। 29 है, अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अभिकथन, राज्य निर्वाचन आयोग SCC 73वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों निकाय के लिए यहाँ पर चुनाव की निगरानी करता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। SCC भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है और इसे पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शहरी निकायों की जो चुनाव देख रेख है उसके काम यहाँ पर सौंपा गया है। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या एकदम करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, संविधान संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला, संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो स्वीकृति में रोक सकता है और ना ही वापस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, सही यहाँ पर बात बोले
राइट, ये आर्टिकल 368 में बताया गया है। अगला देखते हैं सेकंड, राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देने से पहले विचार विमर्श राय के सर्वोच्च न्यायालय के भेजने की विवेकाधिकार यहाँ पर होता है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति अन्य स्थितियों में अनुच्छेद 143 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार से राय ले सकते हैं, जिस संवैधानिक संशोधन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो गलत हो गया। संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के संशोधन पारित करने के लिए यहाँ पर जो उनकी मंजूरी एक औपचारिकता होती है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा 24वां संविधान संशोधन 1971 था उसमें यह बताया गया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो सी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का। 31 है, भारत के संघीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत को संविधान के राज्यों का संघ के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, 31 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ के रूप में नहीं बल्कि राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, राज्यों का संघ के रूप में नहीं बल्कि राज्य का संघ, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, तो पहला हमारे यहाँ से स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों पर आदेश होता है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, सेकंड हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। संविधान संघीय संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं में एक तरफा परिवर्तन अनुमति देता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे 2 यहाँ से करेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, यह 32 क्वेश्चन है, कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। ठीक है, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई राज्यों का गठन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा पहला यहाँ पर कथन दे रहा है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट है। दूसरा, भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन से लोगों की अपनी मूल भाषाओं का शासन करने की अनुमति मिली, जिससे सरकार के लोगों को बेहतर संचार सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ भी सांस्कृतिक भाषाओं की बात कर रहा है, यहाँ पर भी भाषाओं के बारे में बात कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है ये। 33 नंबर, 74वें संविधान संशोधन 74 जो संविधान संशोधन हमारा है 1992 उसके बारे में बताना है। इसमें शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान है तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ये सभी नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है, जबकि नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्षों के लिए चुनाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, प्रत्येक नगर पालिका में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षित यहाँ पर सीटें शामिल होंगी। ठीक है, तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि शहरी जो हमारी स्थायी निकाय हैं उसमें उसके लिए आरक्षण का आधा नहीं बल्कि कितना 33% बोला है, यहाँ पे कितना बोला है, आधा बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 33% यहाँ होगा, तो पहला तीसरा हमारा गलत हो गया। यहाँ से नगर पालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें 12वीं सूची में सूचीबद्ध यहाँ पर सौंपे गए। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, तो 1, 2 और 4 हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 1, 2, 4 किधर है, सी नंबर में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बोला संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका के संबंध में विचार करना है। ठीक है, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, जब कोई संवैधानिक संशोधन प्रदेश संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति इसके जो प्रावधान है वस्तु रूप से असहमत होकर इसे पुनर्विचार कर संसद वापस भेज सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसे राष्ट्रपति वापस स्वीकृति जो होती है वापस यहाँ पर नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति रोक सकता है यदि विधेयक को राज्य की विधानसभा के द्वारा अपेक्षित संख्या द्वारा पर अनुमोदित नहीं किया गया हो। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी नहीं दे सकता है भले ही उसमें क्या अनुमोदित न किया गया हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी जो प्रक्रिया उसकी आवश्यकताएं पूरी हों। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ पर भी। तीसरा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित संवैधानिक संशोधन जो विधेयक है उसके द्वारा संसद पारित किया जाता है और राष्ट्रपति राज्यों के अनुसमर्थन यहाँ पर जो होती है उसकी आवश्यकता के बिना यहाँ पर सहमति दे सकता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, यह जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत होगा, क्योंकि कुछ संवैधानिक संशोधन विशेष रूप से केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति है उसके विभाजन संबंधित जो कम से कम आधे से अधिक जो राज्य हैं उसमें विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। यदि कोई विधेयक संघीय प्रावधान को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति इस अनुसमर्थन के बिना इसे मंजूरी नहीं दे सकता है। आर्टिकल ये 368 में बताया गया है, तो हमारा ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। पूछे कौन सा सही है, तो कोई स्टेटमेंट हमारा नहीं सही है, तो डी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, 34 का डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना तो 1 ना ही 2 और यहाँ पर लिखना था ना ही 3। ठीक है, तीनों गलत हैं। 35, व्यक्तिवाद और सामाजिक न्याय के प्रति
भारतीय संविधान के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इसमें, भारतीय संविधान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में व्यक्तिगत अधिकारों पर समुदाय पर आधारित अधिकारों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत, क्योंकि भारतीय संविधान हमेशा व्यक्तिगत अधिकारों पर समुदाय आधारित जो अधिकार हैं उसको प्राथमिकता नहीं देता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामुदायिक अधिकारों को दोनों को संतुलित करना चाहता है। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, संविधान सामाजिक न्याय के उपायों के रूप में सकारात्मक कार्रवाई को समाहित करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय अपने व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट है। राइट। तीसरा, भारतीय संविधान का उदारवाद व्यक्तिगत स्वायत्तता के साथ सामूहिक कल्याण पर बल देकर शास्त्रीय पश्चिमी उदारवाद के लिए यहाँ पर अलग होता है उससे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान उदारवाद व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए एक साथ सामूहिक कल्याण और सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं। शास्त्रीय जो पश्चिम उदारवाद उस पर पृथक है। संविधान मानता है कि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना एक विशेष रूप से वंचित समूह के लिए यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का साकार होने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट होगा। तो 2 करेक्ट हैं, 2 और 3 आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य वित्त आयोग की भूमिका के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य वित्त आयोग सरकार और पंचायतों के साथ एक नगर पालिका के बीच जो कर राजस्व उसके वितरण को सिद्धांत की सिफारिश करता है। ठीक है, तो यहाँ से 36 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राज्य वित्त आयोग को स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए उसकी वित्तीय स्वायत्तता व सुधार के लिए आवश्यक सिफारिश के यहाँ पर अधिकार होता है इसको। राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है और उन्हें एक निर्दिष्ट समय सीमा के लिए लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत होगा। यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश प्राप्त होती है, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं करता है, इसको नहीं होता है। राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग की तरह हर 5 वर्ष में विधानमंडल अपनी रिपोर्ट पर प्रस्तुत करता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर 1, 2 और 4। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर देखते हैं, भारत में न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक न्यायाधीश साबित कदाचार, अक्षमता या सार्वजनिक जो विश्वास में कमी के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये आर्टिकल 124 जो है उसमें जो हमारा उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उसको केवल संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत साबित या कदाचार अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये गलत हो गया। ठीक है, सार्वजनिक विश्वास में कमी के आधार पर नहीं। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव संसद में केवल प्रस्तुत किए जाने से पहले लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा 50 विधानसभा सदस्य यहाँ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 38 है जेनोसाइड। ठीक है, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, क्या है ये? देखो करेक्ट आंसर हो जो 38 है इसका हमारा हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी। करेक्ट है। दूसरा, जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध काल और शांति दोनों का यहाँ पर समय हो सकता है। आपसे बोलेगा केवल ये युद्ध का है तो गलत हो जाएगा, ये दोनों का यहाँ पर समय हो सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा, ये भारत इस अभिसमय का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट होती है हर कन्वेंशन में, भारत हिस्सा है या नहीं। ठीक है, तो जो हमारा भारत इसका हिस्सा क्या है। ठीक है, भारत इसका हस्ताक्षर करता है। भारत ने 1949 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 1959 में इसकी अभिपुष्टि की थी। तो ये गलत हो गया क्योंकि है हिस्सा, यहाँ पे बोला नहीं है, तो आंसर हमारा 1 और 2 करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा। 39, लोकतंत्र में संविधान की प्राथमिकता की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। संविधान प्रमुख रूप से सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसका उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना नहीं। ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि संविधान केवल सरकारी कार्यों के लिए एक प्रतिबंध दस्तावेज नहीं होता है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल होते हैं जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्गीकृत यहाँ पर किया गया होता है। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, एक औपचारिक प्रक्रिया का पालन किए बिना एक संविधान के मनमाने ढंग से संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि ये केवल नम्य दिशा निर्देशों को एक सेट के रूप में कार्य करता है। राइट। सेकंड भी हमारा गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के हमारा जो अनुच्छेद 368 है इसमें निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, जो विशेष बहुमत के साथ विधायी अनुमोदन को अनिवार्य करता है और दस्तावेज की स्थिति में रक्षा करता है, और ये एक सुनिश्चित करता है कि परिवर्तन विचारपूर्व किए गए हैं। तो ये हमारा ए बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा,
संविधान शक्तियों के पृथक्करण की सुनिश्चित करता है तथा संभावित सरकारी अतिक्रमण को नागरिकों की स्वतंत्रता यहाँ पर संरक्षण करता है इसका, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, राइट। चौथा, यह स्वयं को प्रतिक्रियात्मक शासन की विशेषताओं तक सीमित रखता है तथा मुख्य रूप से निर्वाचन प्रणाली को निर्दिष्ट करता है, राइट। चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि संविधान के निसंदेह जो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों को सरकार का गठन या सरकार की विभिन्न अंगों के बीच जो अंतरक्रिया है उसको मनवाने अधिकार का यहाँ पर संरक्षण का उल्लेख करता है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, चौथा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका दूसरा और चौथा आपका गलत है, तो 1 और 3 यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा पूछा कौन सा? सही पूछा है, ठीक है। तो हमारा पहला गलत था, दूसरा गलत था और ओनली 3 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पहला और दूसरा और चौथा गलत है, ओनली 3 बचा तो ओनली 3 करेक्ट है, बी हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का सबसे सटीक वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हमारा जो 40 है इसका हो जाएगा, ये न्यायपालिका को कानूनों और सरकारी कार्रवाई की संवैधानिक वैधता की जांच करती है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आलोचनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। नेतृत्व में बार बार बदलाव के परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है जिससे दीर्घकालिक नीतिकरण में धीमी गति से हो सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ये देखते चलना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। लोकतंत्र तेजी से आर्थिक विकास की गारंटी देता है क्योंकि निर्णय हमेशा जन सहमति से किए जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि लोकतंत्र में कई लाभ हैं, ये तीव्र गति से आर्थिक विकास की गारंटी नहीं देता है। आर्थिक परिणाम शासन नीति जो होती हैं और वैश्विक परिस्थितियों के कई जैसे कारक यहाँ पर निर्भर करते हैं, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। लोकतंत्र के लिए कई हितधारक के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया विलंब होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चौथा, लोकतंत्र के खिलाफ एक प्रमुख तर्क यह है कि यह बहुमत के शासन के पक्ष में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा करता है, ठीक है। चौथा हमारा गलत है क्योंकि एक अच्छी तरह से काम करने वाले लोकतंत्र का उद्देश्य बहुसंख्यक जो शासन है उसके खिलाफ अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना और वास्तव में अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना लोकतांत्रिक प्रणाली का कुछ विशेषताओं में से एक मानते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। सही कौन सा है? सही हमारा है 3 और 1 और 3 हमारा सही, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, ठीक है। यहाँ से 42 क्वेश्चन है, सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के कामकाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 42 हो जाएगा। इसमें से हमारा मतदान का अधिकार क्या है? आवश्यक होता है, ठीक है। मतदान का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के में कामकाज के लिए मौलिक है क्योंकि ये नागरिकों को सरकार में अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की शक्ति यहाँ पर देता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा 43। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर GPT-4 जैसे जो AI टूल्स हैं वह महत्वपूर्ण लाभ इनसे प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का जो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ये होगा स्वास्थ्य देखभाल के लिए और शिक्षा के लिए, यहाँ पर ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में जो हमारा स्वास्थ्य में पूर्वानुमान है, विश्लेषण है उसके लिए और रोगी की जो निदान है उसके देखने के लिए, ठीक है। तो इसका यहाँ पर जो है स्वचालित रूप से ग्रेडिंग को बढ़ाता है, तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GPT-4 AI, ठीक है। 44 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM है, इसके मिशन के बारे में विचार करना है। ये उन्नत गणनाओं के लिए क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने पर केंद्रित होता है, ठीक है। पहला यहाँ से जो 44 का स्टेटमेंट होगा आपका ये करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्वांटम संचार नेटवर्क का निर्माण करना, राइट। सेकंड भी हमारा क्या है? करेक्ट होगा। ये ब्लॉकचेन सिस्टम AI की जो क्षमता है उसको क्या बढ़ाता है, ठीक है। तीसरा गलत है क्योंकि ये मिशन विशेष रूप से AI क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। 45 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिनका उद्देश्य पारंपरिक न्यायालयों पर बोझ को कम करना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, भारत में सभी अधिकरणों के पास उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णय अपीली क्षेत्राधिकार में है, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड जो हमारा यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, ठीक है। सेकंड गलत यहाँ पर क्यों है? क्योंकि देखो सेकंड यहाँ पर गलत क्योंकि सभी न्यायाधिकरणों के पास उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय पर अपीली क्षेत्राधिकार इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत हो गया। तीसरा, अधिकरणों के निर्णय से अपील संबंधित उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास हो सकती है जो अधिकरण को नियंत्रित करने वाले कानून पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो 1 और 3 हमारे यहाँ से 45 में करेक्ट है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका बी। 46, पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुच्छेद 243 243H पंचायतों का कर शुल्क
टूल्स टोल शुल्क है ना, और फीस स्थापित जो अर्जित करने वसूलने का आवंटित करने का अधिकार यहाँ पर होता है। 243 आर्टिकल में ये बता रहा है, राइट। तो हमारा 46 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है ना, ठीक, क्योंकि संविधान संशोधन 1992 के तहत ये स्थापित किया गया था 73वें संविधान संशोधन में। अगला देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट 243(1) में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 वर्ष तक एक वित्तीय आयोग के गठन को अनिवार्य बनाता है, ठीक है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, क्योंकि 243(1) में ये बताया गया है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा 46 का सी। 47 उच्चतम न्यायालय में विधिक सेवा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है? सामाजिक निकाय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, भारत में मुख्य न्यायाधीश SCLSC के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। SCLSC मतलब क्या होगा? उच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति, ठीक है, कि उसके रूप में ये काम करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो होगा गलत होगा, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश SCLSC जो के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक के रूप में काम करते हैं। तो हमारा सेकंड गलत हो गया। तीसरा, SCLSC मतलब उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति जो होती है, समाज से वंचित और सीमाओं के समुदाय को निःशुल्क उपयुक्त विधिक सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है, तो आंसर हमारा ए। 48 नंबर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसके द्वारा आरंभ किया गया ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन संसद सदस्यों को अनुमति देता है। सांसदों को क्या अनुमति देता है? ठीक है, ये अनुमति देता है संसद के जो सदस्य हैं उसमें स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना के तहत विकास परियोजनाओं को प्रस्ताव ट्रैक पर पर्यवेक्षण करने की, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान NIST निम्नलिखित में से किस विभाग के तहत यहाँ पर संचालित होता है? करेक्ट आंसर हमारा 49 का हो जाएगा। ये करता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा। 50 नंबर, 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक संपन्नता के लिए सहयोग का गहन करना, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से 50 का है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कंपाला घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN की प्राथमिकता बहुपक्षीय संगठन के रूप में सुदृढ़ करने पर यहाँ पर बल दिया गया है, ठीक है। सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, दक्षिण सूडान इस शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 121वां सदस्य बना है। तीसरा भी हमारा करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या यहाँ से करेक्ट है। 51 नंबर, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। रूस, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया, लीबिया, ईरान, इनमें से कितने देश काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट जो है उसके तहत प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है। काटसा ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 51 है इसका हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ से। कौन कौन है देखो बता देता हूँ आपको मैं ऑप्शन देख के यहाँ पे स्टेटमेंट में। यहाँ से देखो केवल 3 है इसमें से, राइट। कौन कौन से? एक तो देखो यहाँ पर इसमें बोला है जो 3 है वो कौन कौन से हैं, राइट। यहाँ पर आपके आ जाएंगे वेनेजुएला हो गया, ठीक है, लीबिया हो गया, राइट। और वेनेजुएला लीबिया के तहत प्रतिबंध के अधीन नहीं है, हालांकि उनमें विभिन्न नंबर देखो यहाँ पर जो ये हैं वेनेजुएला और लीबिया ये आपके नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। जो वेनेजुएला है और लीबिया ये आपके नहीं होंगे इसमें, बाकी रूस है, उत्तर कोरिया और आपका ईरान है, राइट। ये तीनों यहाँ पर इसमें हैं, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 3, 51 का बी, ठीक है। 52, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट जारी की है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंच जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है इसने यहाँ पर जारी की। इसका उद्देश्य होता है कि जो वैश्विक हितधारक हैं उनको ये समझने में मदद करना कि राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे परस्पर जुड़ी हुई है और जलवायु परिवर्तन में कैसे यहाँ पर इसको शांति स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। 53, ब्लू रमन प्रोजेक्ट के संबंध में हाल ही में जन समाचारों में रहा है, इसका उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य था डिजिटल जो डेटा विनिमय है इसको एकत्रित करके या एक सबमरीन केबल पर सिस्टम का निर्माण करना, ठीक है। तो बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस केबल का विस्तार इजराइल और सऊदी अरब से होते हुए यूरोप तक भारत में होगा, ठीक है। तीनों जो देश हैं आपके बारे में याद रखना है इसको। 54, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जो है हमारा UNSC के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। UNSC की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और ये एक वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। पहला आंसर 54 का स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, UNSC के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 15 सदस्य देश यहाँ पर शामिल होते हैं। गलत है, यहाँ पर कितने? 24 देश होते हैं यहाँ पर, ना कि 15, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर ये यहाँ से सही हो जाएगा। 55,
AI गवर्नेंस एलायंस जो आपका है कैसे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये हमारा विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया और AI गवर्नेंस एलायंस के द्वारा मिलकर, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, ये जनरेटिव AI के रूप लिए नैतिक दिशा निर्देश और शासन के लिए रूपरेखा विकास में तेजी लाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, तो ओनली सेकंड करेक्ट है, पूछा सही कौन सा है, तो हमारा आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, जो हमारा दृष्टि का मेंटरशिप टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 2025 के लिए यूपीएससी का एग्जाम होना है 25 मई को, ठीक है, 2025 को। तो उसके लिए पर पहला मेंटरशिप टेस्ट स्टार्ट किया गया, राइट। तो मैं आपको जितने भी टेस्ट रहेंगे उसके अगले दिन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा दूंगा, राइट, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको अपडेट वहाँ देता रहूँगा, ठीक है। कुछ मैं क्वेश्चन भी डेली पूछता हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। और कुछ भी डाउट रहता है आप वहाँ पर टेलीग्राम पे या यहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इसका जो 56 कितना 55 तक हो गया, 56 से जो रहेगा वो मैं पार्ट 2 में आपको कवर करा दूंगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जितने मैंने आपको 55 क्वेश्चन कराए, ये टॉपिक आपको एक एक टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। जैसे मैंने 55 क्वेश्चन करा, जैसे कि आपको मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टॉपिक जैसे आपका यह है AI गवर्नेंस को लेकर टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन। तो आपको AI गवर्नेंस वाला टॉपिक आपको पूरा कवर कर डालना है। तो 55 टॉपिक जो है आपको ये पूरे आज के दिन कवर कर डालने हैं, कल मैं पार्ट 2 आपको कवर करा दूंगा इसका, ठीक है। बाकी यूपी PCS का अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी डीप पढ़ रहे हो, वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।